हाँ प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय संजोग के ऑनलाइन क्लास एवं यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 संस्कृतम विषय के टॉपिक संधि पर बात करेंगे कि संधि जो कि आपका मुख्य टॉपिक है, भाषा का मुख्य टॉपिक है संधि। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संधि शब्द क्या है, संधि शब्द किससे बना है, क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम समझेंगे। संधि शब्द है वो सम उपसर्ग। देखिए उपसर्ग इसमें लगा हुआ है सम, सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से बना है। एक बार पुनः, संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से मिलकर के संधि शब्द बना है। इसमें की प्रत्यय लगा है और ये जो संधि शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना विद्यार्थियों कि ये संधि शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। क्यों कि ये की प्रत्यय से बना है और की प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो ये शब्द है सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से मिलकर बना है और ये संधि शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। हालांकि आप कक्षा 6 से लगा करके पढ़ते आए हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, लेकिन फिलहाल आप कक्षा 10 का अध्ययन कर रहे हैं और हमें संस्कृत के अंदर भी इसकी परिभाषा को जानना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है और याद करना भी जरूरी है। तो विद्यार्थी देखिए, द्वयो वर्णयो परस्परम यत मिलनम भवति। देखो लिखा हुआ है द्वयो यानी दो वर्णों का परस्पर आपस में, दो वर्णों का परस्पर जब मेल होता है, यत मिलनम भवति, जब मेल होता है ततः संधि कथ्यते। अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ये बिल्कुल साधारण भाषा में आपकी परिभाषा वही आ गई, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संस्कृत के अंदर यदि आपको याद करना है, द्वयो वर्णयो परस्परम यत मिलनम भवति ततः संधि कथ्यते। अब संधि की परिभाषा के बाद अब हम संधि के भेदों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात संधि के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संस्कृत व्याकरण के अंदर संदेह त्रयो भेदा संति। संस्कृत व्याकरण के अंदर संधि तीन भेद यानी 3 प्रकार की होती है। वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं अच संधि की। अच संधि अर्थात इसको कहते हैं स्वर संधि। अच संधि यानी स्वर संधि। दूसरा अपना प्रकार है हल संधि अर्थात व्यंजन संधि। हल संधि का अर्थ क्या होता है? व्यंजन संधि। और तीसरा जो अपना प्रकार है वो है विसर्ग संधि। क्या है विद्यार्थियों? विसर्ग संधि। तो ये संधि की परिभाषा और उसके भेद। अब हम संधि को एक उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे, समझेंगे कि संधि कैसे होती है, इसमें परस्पर दो वर्णों का मेल कैसे होता है और आपस में निकटता कब आती है। तो सबसे पहले एक उदाहरण हम लेते हैं। सबसे पहले वाला है, देखिए, शुद्धि धन उपास्य है। शुद्धि धन उपास्य है। अब इसके अंदर इस प्रथम पद के अंतिम वर्ण के अंदर ई की मात्रा है। देखिए विद्यार्थियों, किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। और दूसरे पद के अंदर जो दूसरा पद है उसका जो प्रथम वर्ण है वो स्पष्ट आपको ऊ दिखाई दे रहा है, तो ये ऊ आ गया। जब इस प्रथम पद के अंतिम वर्ण का ई, दूसरे पद का प्रथम वर्ण जो ऊ है, जब ये दोनों मिलते हैं, इनमें जब मिलन होता है या निकटता उत्पन्न होती है तब ये बनता है। इस ऊ की मात्रा से इसमें भी क्या हो गया? यू हो गया। तो अब ये जो सब दो अलग अलग पद थे,
दो पदों का मेल हुआ और मेल बनने से जब ये इसकी ई और ये ऊ मिलने से ये बन गया और इसमें ऊ की मात्रा थी तो ये ऊ बन गया। तो ये अब पूर्ण रूप से शब्द बन गया सुद्युपास्यः। क्या शब्द बन गया? सुद्युपास्यः। और ये इसमें कौन सी संधि है विद्यार्थियों? इसमें यण संधि है। इस सुद्युपास्य के अंदर कौन सी संधि है? यण संधि है। हम एक दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे माना कि उपधन इंद्रः, उपधन इंद्रः। अब देखिए इसके अंदर ये जो प है, प में आया हुआ है और आगे वाले दूसरे पद का प्रथम पद है वो क्या है? ई है। अब हम जब ये दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे, इनका मिलन होगा तो ये ए बनेगा और अब ये शब्द बन गया उपेंद्रः। विद्यार्थियों शब्द क्या बन गया? उपेंद्रः। तो जब दो वर्णों की निकटता उत्पन्न होती है, दो वर्णों का जब मेल उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। और संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले है अच संधि जिसे हम स्वर संधि कहते हैं, दूसरी है हल संधि जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं और तीसरी है विसर्ग संधि। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से लिख दीजिए और इसको पढ़ना भी है। अब उसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे इस अच संधि की। ये जो अच संधि को हम अपनी भाषा में आप कहते हो स्वर संधि। तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे कि यदा जब द्वयो स्वरयो मेलनम वा जायते, जब दो स्वरों का, द्वयो है ना दो, जब स्वर आपस में केवल क्या मिलेंगे? देखो संधि के अंदर सब वर्ण थे, वर्ण के अंदर स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अच संधि की। तो अच संधि के अंदर इनका मेल होगा, स्वरों का मेल होगा। अच संधि के अंदर स्वरों का मेल होगा और ये जब मेल होता है तो स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। अब हम इसको हिंदी की परिभाषा में पढ़े तो दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल को हम क्या कह सकते हैं? स्वर संधि कह सकते हैं। तो हम कल वाले टॉपिक में हमने उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था, जो कि 9th 10th का सामूहिक टॉपिक है। आज हम आपके व्याकरण के मुख्य टॉपिक से हम टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं इस संधि की। और आप एक बार इस पूरे बोर्ड का इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे वाला टॉपिक अच संधि के प्रकारों के बाद अगले टॉपिक में बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अच संधि अर्थात स्वर संधि के भेद के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में। अच संधि भेदा, अच संधि के प्रकार। मुख्य रूपेण अच संधि अष्टः भेदाः सन्ति। मुख्य रूप से अच यानी स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार है? कुल 8 प्रकार। अब देखिए आपके पाठ्यक्रम में कुल कितने प्रकार है, कौन कौन सी आपको पढ़नी है, लेकिन एक बार हम पूरा एक बार ध्यान लगाएंगे कि अच संधि की कुल 8 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्ण, सवर्ण दीर्घ संधि। देखिए सवर्ण दीर्घ संधि अर्थात इसको कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। दूसरा अपना प्रकार है गुण संधि। दूसरा अपना प्रकार क्या है? गुण संधि। तीसरा अपना प्रकार है स्वर संधि का तीसरा प्रकार है यण संधि। तीसरा अपना कौन सा प्रकार है? यण संधि। चौथा अपना प्रकार है वो है वृद्धि संधि। कौन सा है? वृद्धि संधि। पांचवा अपना प्रकार है अयादि संधि। छठा है पूर्वरूप संधि। सातवां है पररूप संधि और 8वां है प्रकृतिवाद संधि। तो ये अच संधि यानी स्वर संधि के मुख्य रूप से 8 प्रकार है। आपने पिछली कक्षाओं के अंदर 5, 7 भी पढ़े होंगे, प्रतिभाग भी एक इसी का ही प्रकार है। अब हम बात करते हैं कि आपके 10th बोर्ड के पाठ्यक्रम में संधि के इस स्वर संधि के कौन कौन से प्रकार आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुण संधि। गुण संधि। दूसरी बात करेंगे हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि।
तीसरी बात करेंगे हम अयादी संधि, चौथी बात करेंगे हम पूर्व रूप संधि और पांचवी बात करेंगे हम पर रूप संधि। तो ये जो 5 संधियां हैं, ये 5 संधियां आपके पाठ्यक्रम का मुख्य भाग है। अब हम यण संधि की बात करते हैं कि सबसे पहले यण संधि क्या है। यण संधि सबसे पहले सूत्र के माध्यम से समझेंगे हम कि इको यणची, देखो इसमें एक शब्द आया हुआ है, यण शब्द आया हुआ है, 2 शब्द आए हुए हैं। अब इस यण शब्द से हम पता लगाएंगे, देखिए इक, अब इक प्रत्यार है, इक क्या है, प्रत्यार है, और यण भी क्या है, प्रत्यार है। आपने कक्षा 9th के अंदर एक महेश्वरी सूत्र पढ़ा है, महेश्वरी सूत्रों से प्रत्यार बनते हैं, महेश्वरी सूत्र से आपने इक भी पढ़ा होगा और यण भी पढ़ा होगा। अब इक क्या है, इक के अंदर कौन कौन से बनाते हैं, इक के अंदर ई, उ, री और री, ये इससे मिल करके इक बनता है। और यण, इससे क्या हो जाता है, यण, यण के अंदर ये व, र और ल होता है, उसको हम कहते हैं इक और यण। तो इक के स्थान पर किसका आदेश होता है, यण का आदेश होता है, इसलिए इस संधि को क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। एक बार पुनः आपको समझना है कि यण संधि सूत्र आपको याद रखना है, इको यणची, क्या याद रखना है, इको यणची, अर्थात इक के स्थान पर यण का आदेश, इक के स्थान पर यण का आदेश, मतलब इक के अंदर मैं आपको बताऊंगा और यण में भी जुड़वान आता है। अब इस कोष्ठक में आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और री, ई, उ, री और री के बाद देखिए ये प्रथम पद के अंतिम वर्ण में आएंगे, ये दूसरे पद का प्रथम पद होगा असमान स्वर। कौन सा है, असमान स्वर। तो यण संधि होती है यदि ई, उ, री व री के बाद असमान स्वर आए तो कौन सी संधि कहलाती है, यण संधि कहलाती है। दूसरी चीज, यण का प्रथम अक्षर है ये। अब इसमें परिवर्तन देखो, परिवर्तन क्या होगा, यदि ई और ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो इस ई और ई के स्थान पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यदि उ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो इस उ और उ के स्थान पर क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। री के स्थान पर र बन जाएगा और री के स्थान पर ल बन जाएगा। इस कोष्ठक को मुख्य रूप से ध्यान देना है कि ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन आप सबको याद होना चाहिए। परिभाषा याद करने से कुछ नहीं, उसके साथ साथ परिभाषा के साथ आपको क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो भी याद रखना जरूरी है। तो हमने सरल भाषा में भी इसको पढ़ा, यदि ई, उ, री व री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो वो संधि यण संधि कहलाती है। अब हम विद्यार्थियों ध्यान दीजिए इस बोर्ड पे। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे होता है। जैसे माना कि प्रथम पद आ गया प्रति, देखिए क्या आया हुआ है, प्रति, और उसके बाद वाला शब्द है एकम। अब विद्यार्थियों इसमें बताइए किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है। तो पहले क्या आया हुआ है, ई आया हुआ है, उसके बाद सामने वाला स्वर क्या है, ए, मतलब ई के समान नहीं है, क्या है, असमान है। तो ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो इस ई का क्या बन जाता है विद्यार्थियों, ये बन जाता है। तो देखिए ये ऐसे ही है, ये त और ये बन गया। ये संधि में जब ये ई और ए दोनों जब दोनों वर्ण जब एक होंगे परस्पर में मेल होगा तो ये शब्द नया जो वर्ण बनेगा वो क्या बनेगा, ये। अब यहाँ क्या है, ए है, तो मात्रा किसकी लगाएंगे, ए की लगाएंगे। तो ये हो गया प्रत्येकम। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, मधु धन अरि, मधु धन अरि। अब विद्यार्थी इसमें देखिए इस धू में किसकी मात्रा है, इस धू में उ की मात्रा है और आगे असमान स्वर क्या है, अ है, अर्थात उ जैसा नहीं है, ये असमान स्वर है। तो इस उ के स्थान पर क्या होगा, हमें परिवर्तन देखना है कि मतलब परिवर्तन क्या हो रहा है। तो इस उ के स्थान पर देखिए कोष्टक में आइए आप, ई के स्थान पर ये हो गया था,
तो ऊ के स्थान पर व हो जाता है। तो देखिए जब पद का मेल हुआ, दोनों पदों का जब परस्पर मेल होता है तो एक पद बना और उसके अंदर देखो इस ऊ के स्थान पर क्या बन गया, व बन गया, और ये अ और ये ऊ मिलकर के क्या बन गया, वो बन गया। तो ये हो गया मध्यवरी। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण हम देखते हैं मातृधन आज्ञा। तो इसमें क्या है, इसमें ये री है और इसके बाद असमान स्वर क्या हुआ है, आ। जब ई है तो हमें ध्यान रखना है कि इस ई के स्थान पर क्या हो जाता है, इस ई के स्थान पर र हो जाता है। ये व र ल, तो इस री के स्थान पर र होगा, तो इस मातृ जो यहाँ र आया हुआ है इस र के स्थान पर र हो जाएगा, इसलिए ये बन गया मात्राज्ञा। क्या बन गया विद्यार्थियों, मात्राज्ञा। यदि और उदाहरण लेना चाहें तो जैसे माना कि हम ले सकते हैं ली धन आकृति, ली धन आकृति। अब देखिए अब इसमें क्या है, इसमें देखिए ली है, इसके बाद असमान स्वर क्या हुआ है, आ। तो अब ये बन जाएगा लाकृति। क्या बन जाएगा, लाकृति। तो हम और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यण संधि के अंदर ई के स्थान पर ये हो जाता है, उ के स्थान पर वो हो जाता है, री के स्थान पर र हो जाता है और ली के स्थान पर ल हो जाता है जब सामने असमान स्वर हो। और जैसा स्वर की जैसी मात्रा होगी वो मात्रा उसके ऊपर अपने आप लग जाएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके साथ आप सभी को विद्यार्थियों ध्यान देना है अभ्यास पर। मुख्य रूप से जब आप अभ्यास करोगे, जब बार बार अभ्यास करोगे, उसके अंदर मात्राओं को इस ढंग से आप लिखोगे। जैसे माना कि मैंने लिखा है प्रतिधन एकम, आप इसके अंदर निकालिए कि इसके अंदर ई है, आगे ए है। अब इस ई और ए से क्या बनता है, ये बनता है। तो आप कम से कम 20 उदाहरण आप लिखिए, उनकी मात्रा निकालिए और उन वर्णों का मेल करवाइए और एक नया पद बनाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये संधि है क्या। तो एक बार पुनः हम दोबारा इसका रिवीजन कर लेते हैं। अर्थ संधि अर्थात स्वर संधि, इसके मुख्य रूप से 8 भेद है। 8 भेदों के अंदर आपके सवर्ण दीर्घ संधि अर्थात दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृतिवाद संधि। आपको कौन कौन सी पढ़नी है, सबसे पहले आपके बोर्ड का मुख्य टॉपिक नंबर 1 यण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। अब इन सभी संधियों में पहली संधि पढ़ते हैं यण संधि। यण के अंदर सूत्र याद रखना है इको यणचि। सूत्र क्या रखना है, इको यणचि अर्थात ई के स्थान पर यण का आदेश, ई के स्थान पर यण का आदेश। अब इस कोष्टक में आपको देखना है ई उ री व री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो वो यण संधि होगी। अब मुख्य रूप से परिवर्तन क्या है, ई का ये होगा, उ का व होगा, री का र होगा और री का ल होगा। मुख्य रूप से ये आपको कोष्टक पूरा थोड़ा विशेष तौर पे देखना है। और अब यदि हम हिंदी में बात करें, यदि ई उ री व री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। यदि उदाहरण आपको देखना है तो प्रत्येकम देख लीजिए, आप मध्यवरी देख लीजिए, आप मात्रा क्या देख लीजिए, आप लाकृति देख लीजिए, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं, बार बार अभ्यास कर सकते हैं और लिख सकते हैं। कल हम इसके आगे वाली संधि के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो एक बार आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में बढ़िया अच्छी लिखावट से आप लिख दीजिए। धन्यवाद।